1935 के एक्ट तक में लास्ट प्रेजेंटेशन आपको दी मैंने। इंडो पाक हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर और ओ लेवल की हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मेरी आपके साथ लेक्चर सीरीज़ चल रही है। कुछ उसको मैं पॉज करने जा रहा हूँ और मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा वार ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर भी स्टूडेंट्स को दे दूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पेपर आ रहे हैं, तो उन पेपर्स के हवाले से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके साथ डिस्कस करना चाहता, इसलिए मैंने आपको आज ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे लेक्चर दूंगा। वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पीछे काजेस क्या थी, फेलियर्स कैसे हुई इंडियन के पर्सपेक्टिव से और ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेंथ क्या हुई और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। British faced difficulty to control the subcontinent, and the people of subcontinent did not accept the rule of British due to its policies and way of governing. अब ब्रिटिश की चंद एक पॉलिसीज मैं थोड़ी सी बताता चलूँ कि 1803 में ब्रिटिश दिल्ली को कैप्चर कर चुका था, और जो उस वक्त किंग था मुगल एम्पर मोहम्मद शाह, उसको ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रख लिया गया था। और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रिटिश ने मराठा को, सिखों को और मुगल एम्पर को आहिस्ता आहिस्ता डिफीट करते हुए, उनको मारते हुए सब कॉन्टिनेंट को जितना लूटना था फाइनेंशियली तौर पर, यहाँ के रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ब्रिटिश लूटता जा रहा था, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो रिवॉल्ट कर रहे थे और ब्रिटिश उनको क्रश कर रहा था। तो एट द एंड ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये बेसिकली एक लास्ट मोमेंट था जब इंडियन जो है वो तकरीबन ब्रिटिश की पॉलिसी से बिल्कुल तौर पर फेड अप हो चुके थे कि हमने ब्रिटिश से ये लास्ट एक डिसीजन स्टेप जरूर लेना है कि हमने ब्रिटिश से जान छुड़ानी है। So in 1857, a series of uprising against the British started that lead to war. The conflict known by the British historian as the Indian Mutiny or Indian Revolt, or sometimes the Muslim Revolt, but Indian historian called it as a War of Independence. ब्रिटिश इसको इंडियन म्यूटनी और इंडियन रिवॉल्ट कहते थे, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश ये समझता था, और ये वैसे प्रैक्टिकली भी था, कि तमाम का तमाम सब कॉन्टिनेंट उसके कंट्रोल में है, और अब ब्रिटिश अपना सिस्टम इस्टेब्लिश कर चुका है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। सो अगर ब्रिटिश के सिस्टम के खिलाफ कोई भी जाएगा तो दैट इज डिक्लेयर्ड एज रिवॉल्ट या रेबेलियन या म्यूटनी। सो दैट्स वाई ब्रिटिश राइटर्स से इट एज इंडियन म्यूटनी। और मुस्लिम रिवॉल्ट इसलिए कहा जाता है कि चूंकि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों की एम्पायर थी, यानी कि मुगल एम्पायर थी, और ब्रिटिश ने मुसलमानों से, मुगलों से कन्फिस्केट की थी सब कॉन्टिनेंट की पावर को, दैट्स वाई। और फिर उसके खिलाफ जो सारी की सारी जो रेबेलियन स्टार्ट हुई, अब ब्रिटिश उसको ये समझता था कि मुसलमान उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं था। पूरे के पूरे इंडियन, जिसमें सिख, राजपूत, जाट, मीरठ के सोल्जर्स, मराठा और पठान और मैनी अदर जो लोग थे सब कॉन्टिनेंट के, उन तमाम ने इसके ब्रिटिश के खिलाफ बगावत की थी। इस वार की काजेस को हम 4 to 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 मिलिट्री, नंबर 2 इकोनॉमिक, नंबर 3 सोशल एंड रिलीजियस, एंड नंबर 4 इज पॉलिटिकल। मिलिट्री काजेस में द इशू ऑफ द ग्रीस कार्ट्रिज, in which the soldiers refused to use cartridge because it was said that its cap is made up of fat of the pig and the cow, so to chew or the bit cow, a bit pig fat is not acceptable by the Muslims and cow fat is not acceptable by the Hindu, क्योंकि हिंदू काऊ को अपनी माता समझते हैं या उनको एक सेक्रेड एनिमल समझते हैं, इसलिए हिंदू जो है उसका स्लॉटर करके और फिर उसकी फैट से एक कार्ट्रिज को इस्तेमाल करना और फिर उसको च्यू करवाना ज़बरदस्ती, बट हिंदू जो है वह इसको कबूल नहीं करते थे। दूसरी तरफ सूअर के गोश्त, सूअर की चर्बी अगर उसमें इस्तेमाल होना, तो मुसलमान सोल्जर्स ने उस कार्ट्रिज को, उस राइफल को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। So the soldiers of the Meerut revolt and fought with the British soldiers. British wanted Indian soldiers to fight wars of the British abroad, but the soldiers refused to leave their motherland. यहाँ पे दो बातें हैं कि मीरठ के सोल्जर्स ने बगावत खड़ी कर दी और उन्होंने कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश के स्टेशंस को भी जला दिया, पुलिस स्टेशन को जला के वहाँ पे अपने जो कैदी उनके ब्रिटिश ने किए हुए थे उनको भी छुड़ा के ले गए।
और तीसरी वजह ये थी कि ब्रिटिश ये चाहता था कि चूँकि इंडियंस इन्वॉल्व थे अब ब्रिटिश के साथ हर मामले में, तो ब्रिटिश ये समझता था कि जो वॉर्स ब्रिटिश ने दूसरे कंट्रीज़ के साथ शुरू की हुई है वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को भी उसमें यूज़ किया जा सके, जिससे टोटली तौर पर यहाँ के सोल्जर्स ने इनकार कर दिया था। Taxes both high थे, but the low salaries of the soldiers and the cavalry, Sikh and the Hindu soldiers were forcefully converted to Christianity. ये पांचवी वजह थी, sixth reason. Soldiers of the lower rank like the Sepoy cavalry were the Indians, but the high officials were the British, which lead resentment among the soldiers. डिसीजन मेकिंग पावर और हायर अथॉरिटी सबके सब जो है ब्रिटिशर होते थे, जबकि छोटे सिपाही और प्यादे फौज जिसको हम कहते थे वो इंडियंस हुआ करते थे। तो ये भी एक बहुत तरह की रिसेंटमेंट, कन्फ्यूजन, टेंशन इंडियंस के जहन में पाई जाती थी, जिसकी वजह से वो बगावत पर उतर आए। नेक्स्ट आते इकोनॉमिक काजेस के ऊपर। हाई टैक्सेस बट द लोअर सैलरी ऑफ द सोल्जर्स एंड द सिविल सर्वेंट्स, ये हम बात कर चुके। पीजेंट एंड द फार्मर्स वर अनएबल टू पे टैक्सेस। ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड द traders made substantial profits by selling their goods to the Indians, particularly textile products which were made from the raw material of the Indian lands. ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट को सोने की चिड़िया भी कहते थे। उसकी वजह यहाँ की जरखेज़ ज़मीन थी और उस वक़्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिश में आया हुआ था, तो सब कॉन्टिनेंट की जूट और कॉटन के जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिश के लिए बड़ा प्रॉफिटेबल था, और ब्रिटिश यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ले जाता और फिर मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स ला के इंडियंस को दोबारा आके बेचता, और जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट इंडियंस से ले के जाता था ब्रिटिश। एक तो रॉ मटेरियल को कन्फिस्केट करके इंडियंस की ज़मीनों से फ्री लेबर की शक्ल में ले जाता और फिर उसी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स बना के यहाँ के लोगों को बेचता, जो कि एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल प्रॉफिट जनरेट होता उसके लिए। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड इंडियन वेल्थ एंड द पीजेंट फोर्स टू वर्क फॉर द ब्रिटिश प्रॉफिट्स। किसानों को ज़बरदस्ती कहा जाता कि वो काम करें और ब्रिटिश को जो प्रॉफिट है वो जनरेट करके दें। करप्ट टैक्स कलेक्टर्स का जिक्र भी हिस्ट्री में मिलता है कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाले ब्रिटिशर थे वो भी बाज़ दफ़ा करप्शन किया करते थे। इंडियन से टैक्स तो कलेक्ट करते थे लेकिन उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट तक प्रॉपर नहीं पहुंचाते थे, जिसको वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस के ऊपर मज़ीद हार्श पॉलिसीज़ बना के भेजती थी, और जो कि लीड टूवर्ड्स अनदर रिसेंटमेंट और प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सोशल एंड रिलीजियस। ब्रिटिश कंसीडर देयर ऑब्लिगेशन टू स्प्रेड देयर रिलीजियस या क्रिश्चियनिटी। ब्रिटिश ये समझता था कि उनका कल्चर जो है एक सुपीरियर कल्चर है और ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो वाइट मैन होने के नाते पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अपने कल्चर को स्प्रेड करें। British considered their culture as superior and civilized nation to themselves, but the culture of India as inferior, and Indians were uncivilized people. एक हिस्टोरियन ने बड़ी स्टेटमेंट लिखी है कि ब्रिटिश सोसाइटीज आर स्मॉल ओएसिस ऑफ कल्चर इन अ लार्जली अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि एक गैर तहजीब ज़दा इलाके के अंदर ब्रिटिश की जो एक छोटी सी सोसाइटी है वो पाके फंस गई है। Arrogant attitude of the British coupled with the railways, roads and telegraph on Indians confiscated land were unacceptable to many Indians. यानी कि नो डाउट कि ब्रिटिश रेलवे लेके आया, रोड और टेलीग्राफ लेके आया इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन चूंकि वो ज़मीनें इंडियन से ख़रीदी नहीं की थी बल्कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया था, तो इंडियंस ने उस तरक्की को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी जो कल्चर था, उनकी ट्रेडिशन थी, उनकी वैल्यूज़ थी, वो सारे ब्रिटिश जो है वो ख़त्म करना चाहता था। इस वजह से वो लोग इसको कबूल नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज ओपन मैनी स्कूल्स टू टीच क्रिश्चियनिटी। सिखिज्म, हिंदुइज्म एंड इस्लाम वर कंसिडर्ड इन डेंजर बाय द इंडियंस। पॉलिटिकल काजेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स बाय द लॉर्ड डेल हाउस ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स एक कानून पास किया जिसका मकसद ये था कि व्हेन अ रूलर डाइड विदाउट एनी नेचुरल हेयर देन ब्रिटिश वुड अनेक्स हिज लैंड। अगर कोई किसी भी इलाके का कोई रूलर मर जाता तो ब्रिटिश के पास फुल इख्तियार होते थे कि वो उसकी ज़मीनों के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा कर ले। सीजर ऑफ उद प्रूव्ड दैट द ब्रिटिश वर गिडी एंड द गैबर। उद को जिस तरह ब्रिटिश ने लूटा उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती।
वहाँ के लोगों को मर्डर किया, किलिंग की, उनकी ज़मीनें जायदादें लूट ली, उनके जेवरात तक छीन लिए उनसे, और जो कि ये साबित करता था कि ब्रिटिश बड़े लालची और कब्ज़ा माफिया हैं। मिस ट्रीटमेंट ऑफ द मुगल एम्परर्स एंड रेस, मुगल नस्ल के साथ जो जिस तरह ब्रिटिश ने बहुत रॉन्ग बिहेवियर इख्तियार किया, उसकी मिसाल ये है कि बहादुर शाह जफ़र के 3 बेटों के कटे हुए सर नाश्ते की प्लेट में उसको पेश किए गए थे, और वो तकलीफ़ दे मनाजर थे। और फिर बाद में बहादुर शाह जफ़र को रंगून की जेल में एज अ कैदी बना के भेज दिया गया, जो कि वहीं पर जाके वो फौत हो गया। और बाद में उसकी नस्ल के लोगों को पकड़ पकड़ के उन्होंने मारा, कईयों ने अपनी ज़ातें बदल ली, कईयों ने अपनी असलियत छुपा दी, को कहीं किसी दूसरे इलाके में चला गया, और इन्होंने मुग़लों की नस्ल को बहुत बुरी तरह उनके साथ सलूक किया इन्होंने। Resentment due to lack of opportunities for the local Indians in the civil services and lack of representation in affairs of the state. आप ब्रिटिश ने इंडियंस के इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया, लेकिन उस कब्ज़े के बाद इंडियंस को वहाँ पर गवर्नमेंट के मामलात के अंदर उनको रोल प्ले नहीं करने दिया। मतलब जिनका इलाका है, जिनकी ज़मीन है, जिनके ऊपर हुकूमत करनी है, उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। पर्शियन लैंग्वेज रिप्लेस बाय इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत एक ह्यूमिलेटिंग था मुसलमानों के लिए भी और वैसे भी ओवरऑल भी, कि एक तरह की एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो तकरीबन 300 ईयर्स से चल रही थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुग़लों की शक्ल में, उसको फ़ौरन ख़त्म करके एक नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जो कि इंग्लिश थी। उसके बाद वाई वार एंडेड, वार ख़त्म कैसे हो गई और किस वजह से ये वार का अंजाम पहुंचा, हारे क्यों इंडियंस, उसके बारे में है। नंबर 1 है लेक ऑफ यूनिटी। इंडियंस इस जंग में वर नॉट यूनाइटेड, Indians did not have any planning of the war. They were disunited, not coordinated, not well trained, and fought in different groups in different places with different causes. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंट काजेस क्या है कि मुसलमान शायद अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे थे, या अपनी जो उनका खिलाफत थी, सो का जो उनकी किंगशिप थी, जो मुग़ल एम्पायर था, जो उनकी एक बादशाहत थी, उसको रिटेन करने के लिए लड़ रहे थे। जबकि उनके जो शहज़ादे थे वो अपने अपने मकासद के लिए लड़ रहे थे, अपनी अपनी ज़मीनों जायदादों को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपनी अपनी जागीरों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। जबकि सिखों के लिए सामने जो है खिलाफत के का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो शायद अपनी प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे थे। और इसी तरह हिंदू थे, इस तरह जाट थे, इस तरह मराठा था, इस तरह पठान थे। तो डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट काजेस लड़ रहे थे और दे वर नॉट यूनाइटेड। उनको कोई सेंट्रल कमांड से उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, उनकी यूनिफाइड कमांड नहीं थी, वो अनट्रेंड सोल्जर्स थे, सो कॉल्ड सोल्जर्स भी नहीं थे, वो ऐसे लोकल पीपल थे जिन्होंने तलवारें उठाई, भाले उठाए, तीर कमान उठाए, कहीं से असला मिल गया तो वो उठा लिया और लड़ने चले गए। They does not have any such kind of the training, discipline, coordination, जो कि एक मिलिट्री और एक डिफाइंड सोल्जर्स को चाहिए होती, उनके पास ये चीज़ें नहीं थी। मुगल प्रिंसेस lack of patriotism and even they did not want to restore their imperial power. Some of the princes interested on their own feudal rules and dependent of the British policies and loyal to the British. उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ruler of the Kashmir sent 2000 troops to help British to win the war. Even when the forces from the central India and Bengal attacked Sindh, Punjab did not help to counter those forces. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि they were not united. As British confiscated power from the Muslims and Islam is only unified force for them, so Muslims have more concern about their rule as compared to the Hindus. Hindu on the other hand did not want to restore the Muslim Mughal in power again. ये बहुत important point है। हिंदू मुगलों से जान छुड़ाना चाहते थे और उन्होंने ब्रिटिश को एक बेटर अल्टरनेटिव समझा और बाद में उन्होंने ब्रिटिश से जान छुड़ाने के लिए नई स्ट्राइक शुरू कर दी और 1947 में वो इसमें भी कामयाब हो गए। मतलब उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को जो 712 से लेकर 1857 तक किसी न किसी शक्ल में सब कॉन्टिनेंट में रूल कर रहे थे, हिंदू उस रूल से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की और
वार की शक्ल में हेल्प की और उनके साथ मिलकर बहुत सारे गद्दार भी पैदा किए और मुग़लों को अंदर से कमज़ोर भी किया और उनकी हुकूमत को तबाह भी करने में ब्रिटिश के साथ मिलकर अहम रोल प्ले किया। इसलिए उनकी नज़र में एक आका का चेंज होना था, मतलब पहले मुग़ल अगर उनके आका थे या उनके बादशाह थे, अब अंग्रेज़ अगर आकर उनके बादशाह हो जाते तो उनके लिए शायद एक बादशाह का या एक एम्परर का चेंज होना था। उनके नज़र में मुसलमानों की तरह का कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। So their lack of unity further led the British to take control whole of subcontinent. Therefore, some historians call this as a Muslim mutiny or the Muslim revolt. Effects of the war, on the other hand, अगर आप ब्रिटिश के वाले से देखें तो मैं थोड़ा सा पीछे बता देता हूँ। ब्रिटिश यूनाइटेड थे, कोऑर्डिनेटेड थे, वेल डिसिप्लिन थे, उनके पास लेटेस्ट वेपन्स थे, उनका एक्सपीरियंस फौज थी, उनकी ट्रेंड फौज थी, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, टैक्टिक्स थे, और वो एक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटेड और कॉपरेशन के साथ और बाकायदा प्लानिंग के साथ उन्होंने हमला किया और सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो बड़ी जल्दी से विद इन 1 ईयर 1857 में जंग होती है तो 1858 के अंदर उन्होंने अपने सारे के सारे इलाके को टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, यानी कि 1 ईयर उनको लगा था और उन्होंने बहुत बुरी तरह रिटेलिएट किया इंडियंस के इन मामलात के अंदर। इवन जहाँ जहाँ उन्होंने शहजादों को ख़रीदना चाहा, गद्दारों को ख़रीदना चाहा, उन्होंने वो किया और नतीजा फिर क्या निकला कि जहाँ उनको डिप्लोमेसी से काम चलता वहाँ डिप्लोमेसी करते और जहाँ पे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से काम करते वहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करते और पर नतीजा क्या निकला कि ब्रिटिश जो है ये वॉर जीत जाता है। आफ्टर दी वॉर क्या होता है, ब्रिटिश एज अ मास्टर ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ने 1858 में इलाहाबाद के अंदर एक प्रोक्लेमेशन एक्ट पास करता है जिसका मकसद ये था कि नॉट इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है जी, पे ड्यू रिगार्ड to ancient property rights and customs, abide by all treaty obligations, agree to no further territorial acquisition, guarantee the right to appointment in the public services। इसका मतलब बेटा क्या है कि ब्रिटिश ने वॉर को विन करने के बाद इंडियंस को एक तरह की ये रियलाइजेशन करवाई कि हम यहाँ पे रूल करेंगे और चंद सिस्टम के तहत रूल करेंगे और वो सिस्टम क्या था कि हम किसी के रिलीजियंस और बिलीव्स के मामला में इंटरफेयर नहीं करेंगे और लोगों की जो कस्टम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है उनको रिगार्ड करेंगे उनका, और जो भी हम ट्रीटी उनके साथ साइन करेंगे उन ट्रीटी को हम ओबलाइज करेंगे, मतलब उनको फुलफ़िल करेंगे और मज़ीद किसी ज़मीन पर हम हमला नहीं करेंगे। बहरहाल ये सब कुछ एक लॉ की शक्ल में था, ब्रिटिश ने इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं किया था इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट देखें कि ब्रिटिश रिएक्टेड टू द वॉर बाय द ब्रूटल रेप्रिसल अगेंस्ट द इंडियन एज सीन इन द कॉनकोर्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन जनवरी 1877 in Delhi. From that, British government took full responsibility to all the matters of subcontinent. Members of the British cabinet, the Secretary of State for India was given responsibility to run government of subcontinent. अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ब्रिटिश अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर सबसे पहला काम जो उसने किया, प्रोक्लेमेशन एक्ट किया। नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अगर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं आपको तो वो आसानी रहेगी आपको। ज़रा देखें, ये यहाँ से देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, लेट्स सी, ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया बिकम एम्प्रेस हो जाती है। नंबर 2, नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया जाता है। नंबर 4, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर कर लेती है, यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल द सब कॉन्टिनेंट। नंबर 5, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ओहदा ब्रिटिश निकालती, ब्रिटिश जब इंट्रोड्यूस करवाता है
और उसमें ब्रिटिश की जो kabina के मेंबर हैं उसको भेजा जाता है और उसको दिया जाती है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। एक गवर्नर जनरल जिसको वायसराय भी कहा जाता है अलॉन्ग विद 1000 मेंबर्स ऑफ द ICI, उसको ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आज हमारे मुल्क के अंदर CSS या इंडिया के अंदर ICS के नाम से कंपैटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जिसको कैंडिडेट्स पास करते हैं और वो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं। तो उस वक्त ब्रिटिशर ने इन अफसरान के साथ मिलकर इंडिया के जो तमाम के तमाम मामला हैं उनको रन करना शुरू करिए। इंडियन प्रिंसेस दोज हु वर लॉयल टू द ब्रिटिश and follow the policy of the British government were allowed to remain on their thrones with a little or no power। उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो जो भी काम करेंगे ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे तो वो अपने थ्रोन पर बैठे रहें, अदरवाइज़ उनको भी जंग का सामना करना पड़ता। बहादुर शाह जफर was put on trial and sentenced to life imprisonment। Viceroy Lord Lytton ended import duties on the British goods, which made British products cheaper and the local manufacturers suffered। वायसराय लॉर्ड लेटन ने अपनी जो ब्रिटिश की तरफ से जो गुड्स इंडिया में आती थी उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चर थे वो उनकी प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होना शुरू हो गई और जो ब्रिटिश की इंपोर्ट की हुई थी उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीपर हो गई और ब्रिटिश ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना शुरू हो गया। Muslim community was largely to blame for the war। British began to recruit men from the Sikh, Pathan and Gorkhas whom British thought were trustworthy। ब्रिटिश ने मुसलमानों को रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडियंस ने और हिंदुओं ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। जब वो जंग हार गए तो उन्होंने सबकी सब जिम्मेदारी जो है वो ब्रिटिश को रियलाइज़ करवाने में ये कामयाब हो गए कि मुसलमानों की ये रिबेलियन थी क्योंकि हुकूमत उनसे छीनी गई थी, इसलिए वही इसके ज़िम्मेदार हैं। मुस्लिम्स वर डेलिबरेटली केप्ट इलिटरेट बाय स्टॉपिंग फंड टू द मुस्लिम स्कूल्स और इस वजह से ब्रिटिश ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़े सख्त इक़दाम उठाए। उनमें ये है कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाती थी, मुसलमानों को जानबूझ के जाहिर रखा गया, उनके स्कूलों को कॉलेजेस को प्रिविलेजेस नहीं दी गई, जहाँ पे फ़ंड चल रहा था उनको फंडिंग बंद कर दी गई और मुसलमानों को ज़्यादा तरक्की की तरफ जाने से रोक दिया गया और फ़ौजी जो थे वो भी ज़्यादातर सिखों के, पठान से और गोरखस लोगों को भर्ती किया जाता था। Hindus found favor from the British by adopting their system of education and English language। हिंदुओं ने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। मुसलमान चूँकि ज़्यादा विक्टिम इस शक्ल में थे क्योंकि मुसलमान ये समझते थे कि क्योंकि एक काफर वो उनको समझते थे ब्रिटिश को, इसलिए वो उनके एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते थे, उनकी लैंग्वेज को और उनके कल्चर को मुसलमानों ने अडॉप्ट नहीं किया। जबकि मैंने आपको पहले जैसे बोला कि हिंदुओं के लिए आका का चेंज होना था सारा कुछ, उनके लिए कोई तमस्सा नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले जहाँ पे मुग़लों के सिस्टम को अडॉप्ट किया वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश के सिस्टम को भी अडॉप्ट कर लिया। तो उनकी आइडियोलॉजी तो किसी काम की नहीं नज़र आती यहाँ पर। लेकिन मुसलमान चूँकि आइडियोलॉजिकल थे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश के सिस्टम को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। But minor post was given to the Indians who studies from the Hindu educated in English type of the schools। कुछ हिंदू थे या इंडियंस थे या मुसलमान थे जो कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम को लाइक करते थे, उनको तो छोटी छोटी पोस्ट देते थे, जबकि हाई ऑफिशियल सारे के सारे ब्रिटिशर हुआ करते थे। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है कि देयर इज स्कैर्सली अ गवर्नमेंट ऑफिस इन द कलकत्ता इन विच मुस्लिम कैन होप फॉर एनी can have for any job or for any post above the rank of the porter, messenger, filer of import or the mender of the post। कोई भी छोटी सी छोटी जो मुसलमानों को दे दिए गए। उसके बाद ब्रिटिश ने वर्नैकुलर एक्ट ऑफ 1858 पास किया जिसके अंदर ये था कि तमाम के तमाम प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, न्यूज़पेपर पर बैन कर दिया गया था। आर्म्स एक्ट 1878 which made impossible for most Indians to own weapons। अगर आप छोटी कोई तलवार, छुरी या कोई भाला रखते थे, कुल्हाड़ा भी रखते थे तो ब्रिटिश उसको गिरफ्तार कर लेता था और उसको सख्त से सख्त सज़ा देते थे और उसको किसी किस्म का भी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी गई थी।
खैर इन हालात के अंदर in 1905 Bikhaji Rustam Gamma, a Parsi from the Bombay, attended the international conference in Germany, delivered a speech and said 35 million pounds have been taken annually from India to England without return. As a consequence, people in India have died at a rate of 500,000 every month. Unbelievable. नेक्स्ट है जी emergence। इन हालात के अंदर कुछ नेशनलिस्ट आइडियाज़ का मर्ज होना जेन्युइन बात है। उसमें चंद एक का जिक्र मैं करता जा रहा हूँ। 1866 में बजनारायण बॉस फाउंडेड अ सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स। इन्होंने इंडियंस और हिंदुओं के अंदर एक कौम परस्ती की जो रूह थी उसको जगाना शुरू कर दिया। इन 1867 द ईयरली हिंदू मेला was started in Bengal. Political groups also began to spring up, such as the Sarvajanik Sabha, founded in 1870, and the Indian National Congress in 1885. So, gentlemen, that's all of today's lecture. इंडिया की वीकनेस और ब्रिटिश की स्ट्रेंथ, these are the causes or factors behind the failure of war or causes of war में political, economic, social, religious and economic factors I have been discussed. वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई उसके ऊपर भी डिस्कस हो गया, काजेस पे डिस्कस हो गया, मैंने आपके साथ अभी किया। वार फेलियर में लेक ऑफ यूनिटी की स्लाइड्स तो मैंने बनी हुई है, लेकिन ब्रिटिश की स्ट्रेंथ को मैंने ओरली आपके साथ डिस्कस कर दिया है। उसके बाद वार के अफेक्ट्स क्या थे, अफेक्ट्स में मैं समरी थोड़ी सी बता देता हूँ। ब्रिटिश ने अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, मुसलमानों को ब्लेम किया और अपने सिस्टम के अंदर जिस तरह वो कन्फिस्केट करते थे हालात को, सिचुएशंस को, हिंदुओं को मौका मिला उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के मुस्लिम्स वर ब्लेम्ड ऑफ दिस वॉर। और एट द एंड फिर जो ब्रिटिश ने एक्ट पास किए, उन एक्ट में फिर रुस्तम गामा की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। और इन तमाम हालात के अंदर इंडियंस के अंदर जो नेशनलिस्ट की मूवमेंट पैदा हुई, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद फिर यहाँ से ऑनवर्ड हम पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ मूव करेंगे, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान और सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज के साथ साथ नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी